नहीं करोगे तो कब करोगे? बुढ़ापे में? बच्चों को कहानियां सुनाओगे? हाँ? आपको 55 के 55 जिले कंटिन्यू याद होने चाहिए हैं किसी भी कीमत पर। ठीक। हाँ जी। यूट्यूब वाली क्लास चैनल वो सर से आप कंफर्म कीजिएगा, वो मैनेजमेंट से आप चर्चा कीजिएगा, है ना? वो आपको बता देंगे। ठीक। क्योंकि अपने संस्था का कोई व्यक्तिगत ऐसा चैनल नहीं है ना? चलिएगा। तो कल एक आखिरी पॉइंट लिखाना रह गया था, शायद मैं नहीं लिखा पाया उसे, कि मध्य प्रदेश के कुल 18 जिले, देखना, मध्य प्रदेश के 18 जिले, मध्य प्रदेश के 18 जिले अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं। अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं। अंतर्वर्ती का मतलब होता है कि वो किसी भी और जिले के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। इनर डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है उन्हें, है ना? किसी और राज्य के साथ वो अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं। जैसे भोपाल हुआ, हमारे पास रायसेन वाला रीजन हमें देखने को मिलता है, सागर वाला क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, देवास है, उज्जैन है, इंदौर है। ये किसी और राज्य के साथ किसी भी तरीके की कोई बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इनर स्टेट कहा जाता है। और एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक। अब आज जो हम करेंगे वो करेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, है ना? या फिर कह सकते हैं जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ एमपी। ठीक। ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ एमपी का प्रश्न 2017 या 18 के एसआई में एक बार पूछा जा चुका था, तो वे वाली शिफ्ट में पूछा था, और उसी क्वेश्चन को चेंज करके दोपहर वाली शिफ्ट में भी फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। हालांकि पीएससी में अभी तक ये प्रश्न नहीं आया है, लेकिन संभावना हमारे पास आने की बनती है। ठीक। तो हम क्या करेंगे? एमपी का ज्योग्राफिकल डिवीजन, या फिर हम क्या करेंगे? भौगोलिक विभाजन करेंगे। भौगोलिक विभाजन, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। ठीक। भूगोल की दृष्टि से हम प्रदेश को सामान्यतः, देखिए यहां पर दो शब्द मैं स्पेशली बोलूंगा, एक आएगा जर्नली और एक आएगा टोटल, दोनों में अंतर है। सामान्यतः हम क्या करते हैं? प्रदेश को 3 भागों में विभाजित करते हैं, है ना? जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत की मिट्टियां कितने पार्ट्स में हमें देखने को मिलती हैं? 3 पार्ट में। भारत में मिट्टियां 3 प्रकार की होती है, 8, 10, सबके सब। अच्छा चलो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक संस्था आती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ICAR। उसने भारत में कुल 176 प्रकार की मिट्टियां बताई हैं, 176 टाइप की। ठीक। जिनको कि साधारणतः हम 8 भागों में विभाजित करते हैं, है ना? तो जर्नली में मतलब होता है एक बड़ा समूह, है ना? और अगर उनको टोटल में जाए तो हर छोटी छोटी चीज को भी उसमें काउंट कर लिया जाता है। तो उसी तरीके से साधारणतः मध्य प्रदेश को ज्योग्राफिकल डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो आता है वो आता है सेंट्रल हाईलैंड या मध्य उच्च प्रदेश। सेंट्रल हाईलैंड या मध्य उच्च प्रदेश। ठीक। दूसरा हमारे पास क्या आता है सर? सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। और तीसरे की बात अगर हम कर ले तो तीसरा आता है पूर्वी पठार, पूर्वी पठार। ये साधारणतः 3 भाग हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई साहब यहां पर हम लिख लेते हैं, अच्छा यहां ऊपर लिखने से मना किया है सर, ऊपर मत लिखना प्लीज, दिखाई नहीं देता, है ना? तो हम यहां पर लिख सकते हैं सामान्यतः, सामान्यतः 3 भाग। लेकिन अगर इसी में हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के दौरान ये जो मध्य उच्च प्रदेश वाला हिस्सा है,
ये मध्य उच्च प्रदेश वाला हिस्सा प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक विभाग को कवर करता है। लगभग प्रदेश का कहा जाए तो 2/3 भाग यही अकेला कवर करता, 2/3 पार्ट अकेला यही कवर करता। ठीक, और इसको हम 5 भागों में और डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स में। जैसे कि हम जहां पर बैठे हैं, कहां पर बैठे हैं हम? ग्वालियर वाले रीजन में। और ये ग्वालियर वाला रीजन जो आता है वो आता है मध्य भारत के पठार में। तो पहला भाग क्या होगा? सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू या मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार में अगर हम बात करें तो इसके पूर्व की ओर हमारे पास बुंदेलखंड का पठार पड़ता है और पश्चिम की ओर क्या पड़ता है? मालवा का पठार पड़ता है। तो दूसरा भाग हमारे पास क्या आ जाएगा साहब? मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ठीक, इसी के बाद अगर हम और चलें तो मालवा के नीचे वाला हिस्सा क्या पड़ता है? नर्मदा वाली घाटी पड़ती है, जिसे फ्रेंच घाटी कहा जाता है, रिफ्ट वैली कहा जाता है ना। तो अगला क्या आया? नर्मदा घाटी क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र। और बुंदेलखंड पठार से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो क्या आता है? रीवा और पन्ना वाला रीजन आता है। तो अगला क्या आएगा साहब? रीवा पन्ना का पठार। ठीक, अब ये आप बात करें तो भाई साहब 5 तो ये हो गए। इसके बाद सतपुड़ा मैकल श्रेणी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी में अगर बोला जाए तो एक ही भाग हमें देखने को मिलता है, या सतपुड़ा श्रेणी में बोला जाए तो एक ही भाग है जिसे हम कहते हैं सतपुड़ा व मैकल श्रेणी। अब इसमें सतपुड़ा और मैकल श्रेणी में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको पर्टिकुलर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हालांकि भौगोलिक विभाजन के हिसाब से तो उन्होंने एक ही नाम बोल दिया, लेकिन हम इसे 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे जिससे कि कोई भी तथ्य हमारे पास छूटने ना पाए। जैसे पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी और मैकल श्रेणी, है ना। जब इस तरीके से पढ़ेंगे तो हम पर्टिकुलर इनकी पहाड़ियों के बारे में भी जानकारी ले पाएंगे कि राजपीपला की पहाड़ियां हैं, अखरानी की पहाड़ियां हैं, बड़वानी की पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं, महादेव पर्वत श्रेणी है, बैतूल का पठार हमें देखने को मिलता है, पचमणी की श्रेणियां हमें देखने को मिलती हैं। तो उस तरीके से जब हम डिवाइड करके जितने टुकड़े करोगे ना उतना ज्यादा चीजों के बारे में जान पाओ। तो आप भी जब भी किसी चीज को पढ़िए तो उनके ब्रेक किया कीजिए, टुकड़े किया कीजिए। ठीक, उस उतना ही ज्यादा हम विस्तार ले पाते हैं। ठीक, और आगे चलकर आपको अगर आप मेंस दोगे ना तो ये टुकड़े करने की आदत आपको काफी ज्यादा फायदा देगी आगे चल। ठीक, तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी। अगला सर, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी क्षेत्र, ईस्टर्न पार्ट, और ईस्टर्न पार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है? बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। और अगर इस तरीके से हम काउंट करें तो प्रदेश में कुल कितने भौगोलिक भाग हो जाते हैं? सामान्यतः तो 3 है, कुल कितने हो गए? 5, 6 और 7। तो कुल भाग कितने हो गए ज्योग्राफिकल डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से? 7 भाग हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अब इसी में आगे बढ़ते हैं कि सर थोड़ा सा बात 2000 से पहले की भी है ना, यानी अनडिवाइडेड एमपी की बात भी कर लेते हैं, यानी अविभाजित मध्य प्रदेश। अविभाजित मध्य प्रदेश, और अविभाजित मध्य प्रदेश में हमारे पास कुल 9 भाग हुआ करते थे। तो 2 भौगोलिक भाग कौन लेकर चला गया अपने साथ? छत्तीसगढ़ लेकर चला गया। अब ये 2 भौगोलिक भाग हमें कौन से देखने को मिलते हैं? एक तो हमारे पास छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग हमें देखने को मिलता है, और दूसरा हमारे पास देखने को मिलता है बस्तर का पठारी क्षेत्र। तो ये 2 भाग हमारे पास थे जो कि कौन लेकर चला गया? छत्तीसगढ़ लेकर चला गया। अब छत्तीसगढ़ की मुख्य नदी कौन सी है, कोई बताएगा? महानदी, वेरी गुड। छत्तीसगढ़ में मुख्य नदी कौन सी? महानदी, जो कि सिहवा की पहाड़ियों से हमारे पास निकली हुई है ना। तो इसी ने और इसकी सहायक नदियों ने छत्तीसगढ़ के मैदान का निर्माण किया है।
इसके कारण अविभाजित मध्य प्रदेश वाले रीजन में, यानी कि छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, दो विभाग और हैं। क्या कहा था? एक तो छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र जिसे कहा जाता है महानदी बेसिन, महानदी बेसिन, और दूसरा हमारे पास क्या देखने को मिलता है? दूसरा देखने को मिलता है दंडकारण्य, दंडकारण्य क्षेत्र। इसी दंडकारण्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बस्तर का पठार, बस्तर का पठार, जो कि कह सकते हैं हमारे पास लौह अयस्क के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो बस्तर का पठार या दंडकारण्य क्षेत्र और महानदी बेसिन हमारे पास है। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में कुल कितने विभाग हुआ करते थे? 9 विभाग हुआ करते थे, जबकि वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने हैं? 7 विभाग हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप एमपी को ध्यान से देखोगे तो मध्य प्रदेश को ध्यान से देखने के दौरान आपको यहां पर देखने को मिलेगा, देखिएगा, जैसे कि ये पूरा का पूरा अगर हम इंडिया बना लें, इंडिया वाला रीजन अगर हम काउंट कर लें थोड़ा सा, ठीक है ना, तो एमपी कहीं यहां पर देखने को हमें मिलता है ना, इस जगह पर, या हल्का सा और नीचे आएगा, है ना, थोड़ा सा ऊपर हो गया। समझ तो जाओगे ही, नहीं समझोगे तो कहाँ जाओगे। यहां पर कुछ इस तरीके से, है ना, मध्य प्रदेश हमें कुछ यहां पर देखने को मिलता है। अब अगर इसको हम देखें ध्यान से, तो ये जो क्षेत्र हमारे पास देखने को मिल रहा है, जिसका आकार कैसा है? ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार है, और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पठार। इसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा हमें देखने को मिलता है ना। इसमें प्रायद्वीपीय भारत में केवल जो हमारे पास सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू है, मध्य उच्च प्रदेश में जो मध्य भारत का पठार है, वही गंगा यमुना के मैदान का हिस्सा है। बाकी पूरा का पूरा क्षेत्र किसका है? पेनिसुला इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? हाँ, ऐसा जोग्राफिकल लोकेशन या ऐसी लैंड बॉडी विच इज कवर्ड अराउंड 3 साइड ऑफ बाय वाटर, यानी ऐसा क्षेत्र जो कि 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। अगर यहां पर देखें तो एक क्षेत्र तो हमारे पास क्या आ रहा है? अरब सागर वाला रीजन आ रहा है। दूसरा यहां पर क्या आ जाएगा साहब? हिंद महासागर वाला क्षेत्र आ जाएगा। और तीसरा हमारे पास क्या देखने को मिल जाएगा? बंगाल की खाड़ी देखने को मिल जाएगा। और यही बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर और अरब सागर वाले क्षेत्र के बीच में जो हिस्सा है, उसे हम पेनिसुला इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। अब इस प्रायद्वीपीय भारत के बारे में भी अगर हम देखें तो यहां पर इसे भी कुछ पार्ट्स में हमारे डिवाइड किया गया है। जैसे कि ये वाला जो हिस्सा देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप या दक्कन का पठार। ठीक, इसके यहां पर ये जो कुछ हिस्सा है हमारे पास, इसे कहा जाता है तेलंगाना का पठार, गाना का पठार। इसके नीचे ये जो हिस्सा आता है, इसे कहते हैं मैसूर का पठार, मैसूर का पठार। तो अगर इस तरीके से देखें तो यहां पर मध्य प्रदेश का मैक्सिमम हिस्सा किसका हिस्सा आ रहा है? दक्कन ट्रैप का हिस्सा आ रहा है। और इस दक्कन ट्रैप का निर्माण, या दक्षिण भारत में जितने भी पठारी क्षेत्र हैं, उन सब का निर्माण हुआ था वॉल्केनिक इरप्शन से, ज्वालामुखी उद्भेदन से, है ना। और इसमें भी जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था वो क्या हमारे पास क्रैक के माध्यम से हुआ था, यानी कि यहां पर दरारी उद्भेदन हुआ था। ठीक, दरारी उद्भेदन होने के पीछे का कारण यह है कि भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, उसके नीचे जो मेंटल पाया जाता है, पृथ्वी की 3 भागों में डिवाइड करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को, क्रस्ट, मेंटल, कोर, है ना। और क्रस्ट के नीचे हमारे पास एक जगह आती है जिसे कहा जाता है एस्थेनोस्फेयर,
या दुर्बल मंडल, और उसी दुर्बल मंडल में हमारे पास क्या पाया जाता है, मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। ठीक, अब ये जो मैग्मा चैम्बर वाला हिस्सा है, मैग्मा चैम्बर में मैग्मा हर जगह पर एक समान नहीं है ना, कई जगह पर पतला है और कई जगह पर गाढ़ा है। या फिर जो भौगोलिक दृष्टिकोण से कहा जाता है, वो ये कहते हैं कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। मुख्य रूप से जो क्रस्ट है उसे सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण सियाल कहा जाता है। लेकिन इस क्रस्ट में कहीं सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है और कहीं कम होती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, साधारणतः बात की जाए, तो ये जो दक्कन वाला हिस्सा है, यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा कम थी, और कम होने के कारण जब नीचे से मैग्मा निकला, तो इसमें जब सिलिका और एल्यूमिनियम मिला तो ये इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो पाया, क्योंकि जब मैग्मा क्रस्ट पर निकलता है और उसमें ये तत्व मिलते हैं, तब मैग्मा गाढ़ा होता है। और जब मैग्मा गाढ़ा होता है तो वो ज़्यादा दूरी तक नहीं फैलेगा, और ज़्यादा दूरी तक नहीं फैलेगा तो एक पर्वत का निर्माण करेगा, जिसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। लेकिन अगर मैग्मा गाढ़ा नहीं हुआ है, पतला हो गया है, तो वो ज़्यादा दूरी तक फैलेगा, लेकिन आसपास के क्षेत्र से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, तो उसको हम क्या कह देते हैं, पठार की संज्ञा दे दी जाती है। तो दक्कन के हिस्से में अगर हम बात करें तो क्रैक्स के जरिए मैग्मा निकला था, और इस दौरान कहा जाता है ओडोविन, इयोसिन इत्यादि काल में इसका निर्माण हुआ था, और एक बार में नहीं हुआ है। जैसे हम मालवा के पठार की बात करें तो इसमें 3 क्रमों में हमें 3 लेयर में मैग्मा मिलता है, यानी कि यहाँ पर जो मैग्मा है उससे जो आग्नेय शेल का निर्माण होता है, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है, वो इग्नियस रॉक क्या है, 3 बार बनी है, यानी कि यहाँ पर मैग्मा 3 बार निकला होगा, है ना। जिसमें कि मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर मैग्मा की थिकनेस या इन मोटाई इन रॉक्स की ज़्यादा मिलती है, और जैसे जैसे हम उत्तर पूर्व में जाते जाते हैं, इन रॉक्स की मोटाई कम होती जाती है। क्लियर। तो इसी दौरान अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो ये दक्षिण वाला क्षेत्र है, और मुख्य रूप से कहाँ तक, सागर वाले क्षेत्र तक, या बुंदेलखंड और पूर्वी पठार के क्षेत्र तक, ये पूरा का पूरा हिस्सा है ना, यहाँ पर क्या पाया गया था, मैग्मा की चट्टानें पाई गई। और मैक्सिमम हिस्सा प्रदेश का किससे कवर है सर, मैग्मा की चट्टान या आग्नेय शैलों से कवर है। इसके कारण प्रदेश को दक्कन ट्रैप का या फिर प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा माना जाता है। तो मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टिकोण से किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। प्रदेश का कौन सा हिस्सा है जो गंगा यमुना के मैदान का हिस्सा माना जाता है, मुरैना। हाँ, मुरैना कौन से क्षेत्र में आता है, हाँ मुझे यही उम्मीद थी चंबल ही बोलोगे। अरे पगलो, हाँ तुम लोग अल्लाह की गाय हो बिल्कुल। मध्य भारत के पठार वाला हिस्सा है ना। चलिए ओके, अब रहने दो, मत देखो तुम, नहीं वो पेपर में नहीं आएगा, रहने दो, है ना। हाँ, चलिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के दौरान अगर इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देखें कि सर एमपी में कौन कौन से क्षेत्र हैं ये, तो ये वाला जो क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारे पास क्या कहलाता है, मध्य भारत का पठार कहलाता का पठार हमें देखने को मिलता है। इसी के बगल से ये वाला जो हिस्सा हमें देखने को मिलता है, इसे कहा जाता है बुंदेलखंड। ठीक, यहीं पर अगर हम इसे और बना लें, इस तरीके से बना लें, तो इसे कहा जाता है रीवा पन्ना पठार। ठीक, इसी में अगर हम इस तरीके से चले जाएं, इस क्षेत्र को ले आएं, तो ये क्या है सर, पूर्वी पठार। पूर्वी पठार, है ना। इसी में यहां पूर्वी पठार के बगल से ही हम इस तरीके से थोड़ा सा निकाल दें, तो ये क्या आ जाएगा, नर्मदा कौन घाटी।
और इसके नीचे पूरा का पूरा क्षेत्र हमें क्या देखने को मिल जाएगा साहब, ये सतपुड़ा मैक्कल श्रेणी, और बीच वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, मालवा का पठार। इस तरीके से यहां पर लोकेशंस अगर हम बात करें तो ये प्रदेश के टोटल 7 भौगोलिक विभाजन हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब हालांकि ऑनलाइन में तो लोग वह काफी डिजाइनिंग कर देते हैं इस टाइप से कर करके, है ना, लेकिन अपने पास इतना समय नहीं है कि यहाँ पर डिजाइन बनाए जाए, है ना। इसको ऐसे कर दो, इस टाइप से इसे कर दो, है ना, इसको ऐसे 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 कुछ भी कर लो वहां पर। तो ये हमारे पास क्या है, ये 7 भाग हैं। ठीक, ये जो मालवा वाला रीजन है कहाँ तक जाता है, सागर तक जाता है, यानी भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, रतलाम का कुछ हिस्सा रतलाम वाला, नीमच वाला किस में आता है, मध्य भारत में, कुछ हिस्सा किस में आता है, मालवा वाले बिहार में आता है। अलीराजपुर, झाबुआ वाला क्षेत्र ये पूरा का पूरा किस में है, मालवा के पठार में हमारे पास शामिल होता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो जैसे कि नर्मदा सोन घाटी में जबलपुर आ जाता है, खरगोन आ जाता है, खंडवा आ जाता है, हमारे पास बड़वानी वाला क्षेत्र आ जाता है, बैतूल वाला रीजन, ये सारे के सारे नर्मदा सोन घाटी में हमारे पास काउंट होते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन में आपको चीजें क्लियर हुई क्या, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, हाँ पक्का नहीं है, क्या बात है, तुम लोगों का दिमाग तो चाचा चौधरी से भी तेज चल रहा है, हाँ हाँ ठीक। अब हम इसमें एक एक करके सारी जगहों के बारे में देखेंगे। जैसे सबसे पहली बात करें तो हमारे पास कौन सा रीजन देखने को मिलता है, सर मध्य भारत का पठार हम देखते हैं, मध्य भारत का पठार, है ना। मध्य भारत का पठार मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इस पठार का जो निर्माण हमें देखने को मिलता है, यहां पर विंध्यन शैल समूह, विंध्य शैल समूह, और विंध्य शैल समूह के अलावा अगर हम बात करें तो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। कौन सी, एल्यूवियल सॉइल का फॉर्मेशन यहां पर हमें देखने को मिलता है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, हाँ, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद या अवसाद से, है ना, नदियां अपने किनारों पर सेडिमेंट इकट्ठे करती जाती है और उसके कारण उस क्षेत्र में जब बाढ़ आती है तो वो जो मिट्टी है या वो गाद है वो एक बड़े एरिए पर फैल जाती है, और जब फैल जाती है तो उसके कारण जिस मैदान का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मैदान कहते हैं। और अगर वो क्षेत्र देखिएगा जहां पर जैसे कि अगर हम बात कर लें तो ये मैदानी भाग है, मान लीजिए ये मैदान का हिस्सा है, ठीक। अब यहां पर 3 चीजें मैं आपको बताता हूं कि पर्वत, पठार और मैदानों में अंतर क्या होता है। कुछ स्टूडेंट्स को मालूम होगा, कुछ के बारे में ये जानकारी शायद नहीं होगी, या कुछ बोलते होंगे सर पता तो था लेकिन इसे इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता था, ये नहीं पता था। ठीक, देखिएगा हम एक पर्वत की आकृति बना लेते हैं, एक पठार की आकृति बना लेते हैं और एक मैदान की आकृति, है ना। और यहां पर आप खड़े हो देख रहे हो तीनों चीजों को, हाँ अच्छा चलो बाल भी बना देते हैं तुम लोगों के, मस्त, हाँ ठीक। अब देखिएगा, अब देखिएगा, देखिए अगर हम किसी जगह पर खड़े होकर किसी भी लैंड टोपोलॉजी को देखते हैं, है ना, और लैंड टोपोलॉजी को देखने के दौरान वो आसपास से हमें क्या दिखाई देती है, आसपास से ऊंची दिखाई देती है, कैसी, ऊंची दिखाई दी, ठीक। इसका जो टोप है या ढाल है, ढाल कैसा हो, तीव्र हो, और इसका जो वर्टेक्स है या शिखर है
वो कैसा हो, नुकीला हो, तो इसे क्या कहा जा सकता है, पर्वत कहा जा सकता है। पर्वत में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। सीधी चीज है कि आसपास की भूभाग से हमें ऊंचा दिखाई देता हो, ऊंचा दिखाई देने के दौरान उसका स्लोप क्या हो, शार्प हो, और वर्टेक्स क्या हो हमारे पास, नुकीली हो, तो उसको क्या कहा जा सकता है, पर्वत कहा जा सकता है, ठीक। अब इसमें भी, पर्वतों में भी दो चीजें आती हैं, एक हमारे पास होता है हिल्स और दूसरा होता है माउंटेन्स, है ना। एक होते हैं हमारे पास पर्वत और दूसरी होती है पहाड़ियां, है ना। तो अगर उनकी ऊंचाई 600 मीटर से ज्यादा है तो वो पर्वत कहलाते हैं, और 600 मीटर से कम है तो उन्हें पहाड़ियों की संज्ञा दी जाती है। क्लियर। चलिए, अब दूसरा आपने बोला कि चलो पर्वत पता पड़ गया, थोड़ा सा अपनी दूरबीन की फोकस एडजस्ट किया और थोड़ा और पास में आए, और पास में आए तो भाई साहब ये वाला क्षेत्र भी आसपास से कैसा दिखाई दे रहा है, ऊंचा दिखाई दे रहा है, ठीक। इसका जो ढाल है वो क्या है, तीव्र ही है, लेकिन इसका जो शिखर है वो क्या है, सपाट है। तो हमारे पास आसपास से ऊंचा हो, ढाल तीव्र हो, लेकिन शिखर सपाट हो, क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। और तीसरा मैदान है जो आसपास से समतल हो, है ना, कोई इसमें स्पेशली ऊंचाई नहीं हो। इसका ढाल, कई लोग बोलते हैं ढाल ना हो, लेकिन इसका ढाल क्या होता है, मंद होता है। ढाल तो होगा, ऑब्वियसली बात है, लेकिन उसका ढाल क्या होगा सर, तो होगा, मंद होगा, तीव्र नहीं होगा। अगर मैदानों में ढाल नहीं होता तो फिर नदियां कैसे बहती, हाँ। अगर मैदानों में ढाल नहीं होता तो आप पानी डालते तो वो पानी एक ही जगह रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो बह कैसे जाता है ना। तो उसका मतलब ये है कि चाहे हाफ डिग्री का या 1 डिग्री का या फिर 2 डिग्री का ढाल तो होता ही होता है। ऐसी कोई स्थलाकृति नहीं है जिसमें कि ढाल ना पाया जाता, है ना। तो इसका ढाल क्या होता है, मंद होता है। और इसके मंद ढाल के बारे में अनुमान कैसे लगाया गया, यहां बहने वाले जलीय स्रोतों के माध्यम से अनुमान लगाया गया है, ठीक। तो ये तीन आकृतियां जो कि हमें प्रदेश में देखने को मिलती हैं, सतपुड़ा मैकल श्रेणी वाला जो पर्वतीय क्षेत्र है ना। अगर दक्कन का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार पठारी क्षेत्र है। और मैदान वाले हिस्से में हमारे पास कौन सा क्षेत्र आ जाता है सर, मैदान वाले हिस्से में सामान्यतः जो प्रदेश का ऊंचा हिस्सा है, या फिर हम बात करें तो जो उत्तर के मैदान से कवर होता है, मध्य भारत के पठार का कुछ हिस्सा, कुछ मालवा के पठार का हिस्सा, उसे मैदानों में काउंट कर लिया जाता है। लेकिन साधारणतः प्रदेश में दो ही प्रकार के भाग हमें देखने को मिलते हैं, पर्वतीय और पठारी क्षेत्र। अब एक चीज और है, एक चीज और है, क्या सर, कि आपको पता है भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है, हाँ। दो पाटों के बीच में साबुत बचाना कोई, अच्छा, दो प्लेटें अगर खिसक गई फिर भ्रंश का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो केवल घाटी बनती है या पर्वत भी बनते हैं, आती हैं, पर्वत बन जाते। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि आपका जो लैंड टोपोलॉजी, या फिर अगर हम बात करें तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक ठाक है, और आपने वेगनर का सिद्धांत थोड़ा सा तरीके से पढ़ा है ना, हाँ। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोगों का भी हो सकता है, थोड़ा सा फोकस की आवश्यकता है ना। नहीं, इसमें हंसने वाली क्या बात है, सामने वाले ने क्वालिफाई किया है, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है ना, कि उसका मजाक उड़ाने, है ना, हाँ। अगर किसी ने कोई उपलब्धि ली है, हमारे क्षेत्र की सबसे बुरी आदत यही पाई है कि हमारे क्षेत्र को एक तरीके से केकड़ों का क्षेत्र कह दिया जाए, ज्यादा अच्छा है ना। कि ये चंबल वाला रीजन है, एक खुली हुई टोकरी है ना, जिसको ढका नहीं गया है, और इसमें जितने भी इंसान है वो सारे के सारे केकड़े हैं, है ना।
कि अगर कोई एक केकड़ा निकल कर उस टोकरी से बाहर जाना चाहेगा तो पीछे के 10 केकड़े उसे पकड़ के खींच लेंगे, यूं नहीं कि उसके साथ वो भी बाहर निकले। ये हमारे क्षेत्र की एक विशेष विशेषता देखने को मिलती है कि हम किसी को बढ़ावा देने के लिए उसको एप्रिसिएशन नहीं देते, उल्टा ये सोचते कि अच्छा तूने ये कर लिया, अरे, और बस मजाक उड़ाना चालू। नहीं, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे रीजन, और हम ही इस चीज को बदल पाएंगे, है ना। कल से कोई भी आपको मिले जिसने कुछ उपलब्धियां हासिल की है तो उसे अप्रिशिएट किया कीजिए। मान लो मैं आया, मान लीजिए आपके पास, और मैं आने के बाद आप बोले कि सर मैं वो 55 जिले याद करके लाया, मैंने कहा अच्छा याद कर लिया, चल बैठ जा। कल से क्या करोगे, भाड़ में जाए, गजब मास्टर है यार, एक तो काम दिया ऊपर से करके लाया, तो ऐसे नाटक, है ना। तो कम से कम अगर किसी ने कुछ किया है, आपके पड़ोसी ने, परिवार में, भाई ने, किसी ने भी, तो उसे थोड़ा सा बढ़ावा दिया कीजिए। इससे हमारा, हमारे आसपास के व्यक्तियों का, मोहल्ले का और समाज का भला होता है, समाज का विकास होता है, और समाज के विकास में ही हमारा विकास अंतर्निहित है ना। चलिएगा, तो हम क्या समझ रहे थे, भ्रंश पर्वतों के बारे में या भ्रंश घाटी के बारे में थोड़ा सा देख रहे थे। भ्रंश घाटी या जिन्हें कहा जाता है रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली। देखिएगा, मान लीजिए कि कोई एक क्रस्ट वाला हिस्सा है, कौन सा क्षेत्र है, क्रस्ट वाला हिस्सा है। अब जैसे कि इन्होंने कहा कि जहां पर प्लेटें अभिसरण होती हैं, या फिर अगर हम बात करें तो एक दूसरे से दूर जाती हैं, अपसरण होता है, वहां पर भ्रंशोत्स पर्वत का या भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। ये भी सही है, लेकिन फिर इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है कि इंडियन ऑस्ट्रेलियन तो एक ही प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन एक ही प्लेट है। अच्छा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में भी थोड़ा सा अगर हम डिवीजन करें तो साहब वर्मा की प्लेट अलग है, लेकिन इंडिया की प्लेट तो एक ही है, इसमें तो कहीं डिवीजन है नहीं। और अगर इंडिया की प्लेट एक ही है, उसमें कोई डिवीजन नहीं है, तो फिर भारत के बीचों बीच में भ्रंश घाटी कैसे बन गई, वहां तो कोई प्लेट आपस में मिल भी नहीं रही है ना। प्लेट तो जाकर कहां मिल रही है, हमारे पास हिमालय वाले रीजन में मिल रही है, चाइनीज प्लेट के साथ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई है, तब हिमालय का निर्माण हुआ है। तो यहां पर यह कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। ठीक, तो थोड़ा सा समझिएगा भ्रंश पर्वत या भ्रंशोत्स पर्वत का निर्माण कैसे होता है, भ्रंश घाटी कैसे बनती है। जब हमारे पास, हमें पता है कि ये जो मध्य भारत वाला क्षेत्र है, या फिर अगर हम पेनिनसुला इंडिया की बात कर लें, तो इस क्षेत्र में क्या हुआ था, मैग्मा का दरारी उद्भेदन हुआ था। अब मैग्मा का जब दरारी उद्भेदन हुआ था, तो यहां पर मान लीजिए कि नीचे की ओर क्या है, एक मैग्मा चैम्बर है, क्या है, मैग्मा चैम्बर है। अब मैग्मा चैम्बर में कई बार ये देखने को मिलता है कि इसके मैग्मा का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब तापमान बढ़ जाता है तो इसके कारण ये जो हमारे पास, नहीं शायद संभवतः मुझसे ज़्यादा जानते हो, अभी ध्यान नहीं दे रहे, बढ़िया, फ्री फोकट की तनख्वाह मिलेगी, कम ऑन। हाँ, चलिएगा, तो मैं क्या कह रहा था कि यहां पर मैग्मा चैम्बर में मैग्मा का टेम्परेचर राइज कर जाता है, और जब राइज कर जाता है तो ये ऊपर वाला जो हमारे पास क्रस्ट वाला रीजन होता है, क्रस्ट वाले क्षेत्र को ये मैग्मा धीरे धीरे करके डिप्लेक्ट करता जाता है। डिप्लेक्ट यानी कि उसका क्षरण करता जाता है, और क्षरण करने के दौरान इस क्रस्ट की मोटाई कुछ स्थानों पर कम बचती है। जैसे कि अगर हम बात कर लें तो ये क्रस्ट की मोटाई यहां पर हमारे पास क्या बची, कम बची, इसके कंपेयर में इस जगह पर क्रस्ट की मोटाई ज्यादा है, यहां पर क्रस्ट की मोटाई ज्यादा है। तो अब यहां पर किसी भी तरीके की घटना होगी, चाहे आउटर प्रेशर पड़े, बाहरी दबाव पड़े, या फिर अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप वाली स्थिति हो जाए, तो इसके कारण इसकी मोटाई कम है, और कम होने के कारण अगर यहां पर किसी भी तरीके का ज्योग्राफिकल डिस्टरबेंस होता है, फलस्वरूप ये वाला क्षेत्र क्या हो जाता है साहब,
नीचे की ओर धंस जाता है। और जब नीचे की ओर धंस जाता है तो नीचे की ओर धंसने के कारण यहां पर एक वैली का फॉर्मेशन होता है और इसी को क्या कहा जाता है, रिफ्ट वैली कहा जाता है। ठीक, अब यहां पर रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हो गया। अब मान लीजिए रिफ्ट वैली है तो रिफ्ट वैली के आसपास का क्षेत्र तो क्या रह गया, ऊंचा रह गया, रह गया कि नहीं रह गया। और अगर यही आसपास का क्षेत्र ऊंचा है और अगर इसमें हमें पीक्स मिल जाए, क्या मिल जाए, पीक मिल जाए यानी वर्टेक्स मिल जाए या शिखर मिल जाए, तो इसको क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं भ्रंशोत्स पर्वत, या इसे क्या कहा जाता है हमारे पास, ब्लॉक माउंटेन या रिफ्ट माउंटेन कहा जाता है। रिफ्ट माउंटेन या फिर इसी को ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ठीक, इसमें अगर हम बात करें तो भारत मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा वाला रीजन है, सतपुड़ा वाला रीजन कौन सा है सर, ब्लॉक माउंटेन का पार्ट हमें देखने को मिलता है, भ्रंशोत्स पर्वत का हिस्सा देखने को मिलता है। हालांकि भूगर्भ शास्त्री ये भी कहते थे कि विंध्याचल का जो पर्वत है वो भी भ्रंशोत्स पर्वत ही है, लेकिन आज विंध्याचल का जो माउंटेन है वो इतना ज्यादा क्षरण हो चुका है, उसका डिप्लेक्शन हो चुका है कि आज उस क्षेत्र में या तो पठार का निर्माण हो गया है या कई जगहों पर पर्वत का मतलब मैदानों का निर्माण हो गया है। तो इसके कारण उसे आज वर्तमान में एक्सटिंक्ट माउंटेन में या रेसिडुअल माउंटेन में या अवशिष्ट पर्वतों में रखा जाता है ना। तो विंध्याचल का जो है वो किस पर्वत में आता है हमारे पास, मध्य प्रदेश के अवशिष्ट पर्वतों में आता है। और जबकि सतपुड़ा वाला जो हिस्सा है वो किस में आता है, ब्लॉक माउंटेन में या भ्रंशोत्स पर्वत में आता है। और इन दोनों पर्वतों के बीच की जो घाटी क्षेत्र है जिसे हम नर्मदा घाटी क्षेत्र कहते हैं, वो किस में आता है सर, भ्रंश घाटी क्षेत्र में आता है। क्लियर, तो समझ में आया किस तरीके से विंध्याचल और सतपुड़ा और नर्मदा घाटी क्षेत्रों का निर्माण हुआ था, है ना। क्लियर है, कोई समस्या, अब पढ़ा दोगे, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक, अब हम जो बात कर रहे थे किस चीज के बारे में, मध्य भारत के पठार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। मध्य भारत के पठार क्या है, विंध्यन शैल समूह पाया जाता है। अगर हम बोले तो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है और ये क्या है हमारे पास उत्तर के मैदान का हिस्सा माना जाता है। इसका उत्तर के मैदान का हिस्सा हम इसे कह सकते हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सर चंबल, चंबल व इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां है ना, इनके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। जैसे चंबल हुआ, चंबल के अलावा अगर हम बात करें तो सर हमारे पास क्या आ जाती है, पार्वती आ जाती है, सिंध आ जाती है, कूनो आ जाती है, क्वारी हमारे पास देखने को मिल जाती है ना। तो इसके जरिए हमारे पास किसका निर्माण हुआ है, मध्य भारत के पठार का निर्माण हुआ है। अच्छा, ये जो क्षेत्र है ये प्रदेश का सर्वाधिक उर्वरक क्षेत्र है। कैसा है, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। अब सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है तो साहब सबसे ज्यादा फसल यहां होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई साहब, इसीलिए नहीं होता है कि जलोढ़ मिट्टी की एक क्वालिटी होती है, अगर आपने ज्योग्राफी की क्लासें ली होंगी तो वहां पर एल्यूवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ द वर्ल्ड बट इट इज लेक इरिगेटेड सॉइल आल्सो। यानी कि इसमें हमारे पास क्या देखने को मिलती है कि अगर सिंचाई कम हो जाएगी तो इसका जो ऊपरी परत हमें देखने को मिलती है वो टूट जाती है और हवा के साथ धूल के रूप में उड़कर चली जाती है और नीचे से कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी निकल आती है। तो अगर इस क्षेत्र में प्रॉपर तरीके से इरिगेशन नहीं हुआ, सिंचाई नहीं हुई, तो इसकी उपजाऊ क्षमता का कोई मतलब नहीं होता है। और इसी के कारण अगर देखा जाए तो जो कोटा वाला क्षेत्र है, बैराज वाला रीजन है, वहां से हमने क्या निकाला था, चंबल नहर परियोजना का विकास किया था, जिससे कि हमारे पास श्योपुर, श्योपुर के अलावा मुरैना, मुरैना के अलावा अगर हम बात करें तो ये अपने पास भिंड वाला जो जिला है वो इरिगेट होता है।
है ना। नीचे की ओर से हमने सिंध नदी से सिंध परियोजना का विकास किया, जिससे कि ग्वालियर, दतिया इत्यादि वाला क्षेत्र हमारे पास लाभान्वित होता है, जिससे कि इस क्षेत्र का हम प्रॉपर तरीके से इसकी मिट्टी का उपयोग कर सकें। शिवपुरी वाला रीजन है, शिवपुरी से ककेटो डैम से हमने एक परियोजना का विकास कर दिया, ककेटो नदी घाटी परियोजना। ठीक, इसी के दौरान अगर बोला जाए तो जब फर्टाइल सॉइल है तो इसमें हर प्रकार की फसल हो सकती है ना, हर प्रकार की फसल की जा सकती है। लेकिन हर प्रकार की फसल क्या हम करते हैं क्या? नहीं करते। तो क्या करते हैं साहब इसमें? चलिए, गेहूं करते हैं, गेहूं करते हैं, गेहूं के अलावा सरसों करते हैं, बाजरा करते हैं, हाँ, चना करते हैं। ठीक, और कुछ स्थानों पर, जैसे कि अगर हम बात करें तो भिंड का गोहद वाला रीजन हुआ, है ना, उस जगह पर हम क्या करते हैं, चावल की फसल भी यहां पर की जाती है। ठीक है ना। ध्यान रखना, प्रदेश की सबसे अच्छी किस्म की चावल जो पाया जाता है वो भिंड के गोहद में उत्पादित होता है ना। प्रदेश का सबसे उच्च किस्म का या सबसे अच्छी क्वालिटी का चावल भिंड के गोहद में होता है। हाँ, 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 अब ठीक है ना। डबरा वाले क्षेत्र में भी होता है, लेकिन डबरा वाले क्षेत्र में अगर चावल के साथ साथ देखें तो गेहूं की फसल भी अपने पास ठीक ठाक देखने को मिलती है। मुख्य रूप से इस क्षेत्र की फसल अगर हम बात करें तो दो फसलें हैं, गेहूं और सरसों मुख्य फसलें हैं। पहले यहां पर तुअर और अरहर की फसल भी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में तुअर और अरहर की फसलों का उत्पादन करना बंद कर दिया है, क्योंकि एमएसपी कोई इतनी खास नहीं मिलती है। एमएसपी का मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, है ना, सरकार के जरिए। हाँ, ऊपर वाले ने मेरे हिसाब से गलत शरीर में गलत आत्माएं डाल दी हैं। हाँ, चलो, बाकी समझदार समझ ही गए होंगे। नहीं समझे ना, रहने दो, चलिएगा। दूसरा क्षेत्र अगर हम बात करें तो दूसरा क्षेत्र क्या आता है हमारे पास? बुंदेलखंड का क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, उससे पहले जितना अभी हमने लिखा पढ़ा है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद चीजों को आगे डील करेंगे। 6 मिनट है अभी, ठीक है ना। और एग्जाम टाइम पे इन 5-6 मिनटों की कीमत तुम्हें एग्जाम हॉल में पता पड़ेगी, जब मेंस का पेपर देने जाते हो। चलिए, लिखिएगा। जियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया के अनुसार, जियोग्राफिक मैप, जियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया, जियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया के अनुसार मध्य प्रदेश को मुख्य तीन मुख्य तीन जियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया के अनुसार मध्य प्रदेश को मुख्य तीन बृहद क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। बृहद, बृहद बड़ा, बृहद क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। और नीचे ये वाला मैप बना लो।
के ऊपर लिख लेना सबसे बड़ा, तब डैश लगा के जहां भी जगह मिले मध्य उच्च प्रदेश में सबसे बड़ा। कौन सा? हाँ, ये भी लिखना। हाँ, ये 2/3 है कि ये जो प्रदेश है भौगोलिक विभाग का 2/3 हिस्सा यानी सबसे बड़ा भाग मध्य उच्च प्रदेश कवर करता। हो गया? ठीक, ये लिख लिया। सामान्यतः 3 भाग कुल 7। हो गया? ये भी लिख लिया। अविभाजित मध्य प्रदेश में कुल 9 भाग थे, है ना? चलो, हाँ, जाओ खेलो तुम लोग। कल इन्हीं को अपन एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा हाँ, कल मनीष सर की क्लास रहेगी, है ना, 9 बजे से। और हम मंडे को मिलेंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे मनीष सर आपको, है ना। और जैसा कि एग्जाम में साइंस के अच्छे